Okay, so good morning बच्चों. We discussed about the Pascal's law in last class. What was the Pascal's law? So in Pascal's law, initially we don't consider the influence or effect of the gravity. Okay, and when we don't consider the effect or influence of gravity, what was the Pascal's law? If any cylinder or tube is kept inside the liquid, okay, so the pressure on that tube or cylinder will be equal in all the sides. It will be same in all the direction, and it will be perpendicular to the surface. Okay, so there are two things in Pascal's law. That the Pascal's law tells that it states that the pressure inside the liquid on any tube or cylinder will be in all the direction. It will be in all direction. It will not in top. It will not in bottom. It will in all the direction. Then that the value of pressure will be equal in all the direction again. If it is the pressure is 10 Pascal in top, it will be 10 in bottom. It will be 10 in left. It will be 10 in right. Okay. Then again it will always be perpendicular to the surface. Okay. So based on this, we have some applications like hydraulic lift, hydraulic brakes, and hydraulic press. Okay. After that we will discuss that what will be the variation in Pascal's law if we will consider the value of gravity. ठीक है, अगर हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा प्रेशर में. ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिक मशीन टुडे. सो दिस इज हाइड्रोलिक machine. Okay, so hydraulic machine, it is basically a combination of cylinder and piston. Okay, so this cylinder and piston combination is very common in mechanical engineering. In daily life, the cylinder, example of cylinder and piston is, you know that injection. ठीक है, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर है इंजेक्शन का वो क्या है, सिलेंडर है. ठीक है, और जो हम प्रेस करते हैं और जो अंदर की स्ट्रक्चर जो मूवमेंट करता है वो क्या है, पिस्टन है. क्या है, पिस्टन. सो दिस सिलेंडर एंड पिस्टन स्ट्रक्चर यू विल फाइंड एवरीवेयर इन इंजन. कहाँ पे आप लोग को मिलेगा, इंजन में. जैसे हम लोग को बोलते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल, बाइक या कार का जो मेन पार्ट्स है वो क्या है, इंजन. तो इंजन का मेन पार्ट्स क्या है, सिलेंडर और पिस्टन. ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग को पता है होली में पिचकारी होता है, कहते हैं पिचकारी, है ना. सिंपल एग्जांपल, वो एक एग्जांपल है सिलेंडर और पिस्टन का, है ना. तो कैसे जो सिलेंडर और पिस्टन का जो एग्जांपल है, हाउ इट विल बी यूजफुल इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स एंड हाइड्रोलिक प्रेस. ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब है कि किसी छोटे से फोर्स को अगर हमको छोटा सा फोर्स अप्लाई करके अगर हमको बड़ा फोर्स क्रिएट करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट. जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कार वगैरह को उठाने के लिए सिंपल सा मशीन को प्रेस किया जाता है, छोटे से बटन को दबाया जाता है और कार को वो उठा देता है ना. तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग अगर 1 न्यूटन का भी फोर्स लगाते हैं तो 1000 न्यूटन तक का फोर्स जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपका जैसे जेसीबी वगैरह होता है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज होता है. सो दिस ऑल वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट. ठीक है, सो लेट अस हैव डिजाइन फर्स्ट. ओके, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया. ठीक है, सिलेंडर के अंदर सेम स्ट्रक्चर में उसका पिस्टन रहेगा. पिस्टन का मतलब है जो इंटरनल स्ट्रक्चर मूवेबल रहेगा उसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं. ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट रहेगा. ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म. क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो इसको हम जब प्रेस करेंगे तो दबेगा भी और उठेगा भी. ठीक है, फ्रीली रहेगा, इसका मूवमेंट क्या रहेगा, फ्रीली. ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लूइड्स रखा हुआ है, यहाँ पर आपका फ्लूइड्स रखा हुआ है. ठीक है, अब ये पिस्टन इतना अच्छे से टाइट रहता है, इसमें मूवेबल फ्रीली रहेगा लेकिन इतने अच्छे से टाइट रहता है कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, सपोज इसका स्ट्रक्चर यहाँ तक है ना, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो फ्लूइड है लीक होके ऊपर नहीं जाएगा, लीक होके ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है,
मतलब ये बहुत अच्छे से पैक्ड रहता है ना। और फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड को कंप्रेस करने पर वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। क्या होता है, कंप्रेस। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है। क्या है, A1, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कोई मास रखता हूँ, सपोज कोई भी मास रखा, यहाँ पर मैं कोई मास रखा, तो इस मास के कारण क्या होगा, वेट होगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। और वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, है ना। तो इस मास के कारण से इस पिस्टन पे कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है इसको ये कंप्रेस कर दे, ठीक है। एक दूसरा सिलेंडर और पिस्टन लेते हैं हम लोग, जो साइज में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं सेकेंड मास रखता हूँ, जिसको मैं M2 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, M2। और इस मास के कारण से अगेन वेट लगेगा। क्या लगेगा, वेट। और वेट के कारण क्या लगेगा, फोर्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब गैस या लिक्विड, कोई भी हो सकता है ना, तो इसको भी कंप्रेस करने से ये कंप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों सिलेंडर को एक कॉमन ट्यूब से जोड़ देता हूँ, कॉमन ट्यूब से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं इसके ऊपर मास रखूंगा तो फोर्स लगेगा, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड है इधर की तरफ फ्लो होगा, है ना। अब ये चूंकि एक ट्यूब से जुड़ गया है, सो इट विल बिहेव एज अ वन सिस्टम। इट विल बिहेव एज अ वन सिस्टम। अर्लियर when both was separate, it was a two different units. When it is connected by a pipe, it will be a now a one system. And according to the Pascal's law, whatever force you are applying, suppose इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A2। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A2, है ना। तो इसमें प्रेशर कितना क्रिएट हो जाएगा, F2 अपॉन A2। इसको मैं F2 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसमें प्रेशर कितना क्रिएट हो जाएगा, F1 अपॉन A1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मास रखता हूँ तो मास के कारण क्या होगा, वेट। वेट के कारण क्या होगा, फोर्स। और फोर्स के कारण से क्या होगा, अगर पर यूनिट एरिया में मेजर करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर। और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि इनसाइड द लिक्विड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम, मतलब यहाँ पर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इस वाले ट्यूब पे होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा और उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 मीन्स प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। तो यहाँ से लिख सकता हूँ F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। सपोज मैं फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाई करता हूँ। क्या है, 1 न्यूटन। यहाँ पर मैं A2 को मान के चलता हूँ कि इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर और A1 का एरिया कितना मान के चलता हूँ, 1000 मीटर स्क्वायर, है ना। इसमें हमेशा एक जो सिलेंडर है उसको दूसरे सिलेंडर से क्या रखा जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर सपोज F2 में कितना लेता हूँ, 1 न्यूटन। कितना लेता हूँ, 1 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स कितना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स कितना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये F2 में 1 न्यूटन रख रहा हूँ तो F1 कितना पड़ेगा, F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A2 बाई A1, करेक्ट। तो F2 कितना है, 1 इंटू A2 कितना है, 1000 और A1 कितना है, 1। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, 1000 न्यूटन। क्या हो गई, 1000 न्यूटन। समझ आया।
कि अगर मैं इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, है ना, और सपोज इस प्लेटफॉर्म पे अगर कार रखी है, कितना रखी है, कार जिसका वेट कितना है 900, कितना है 900, तो वो उस कार को क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा, लिफ्ट। अब लिफ्ट कैसे करेगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से 1 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना लगा 1 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स पे कितना हो जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी कितना 1 न्यूटन का फोर्स, हाँ ओ सॉरी A1 अपॉन A2, हाँ यस A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 1000 हमारा, A1 1000, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एरिया कितना है 1000 मीटर स्क्वायर, है ना, तो सारे 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। तो अगर यहाँ पर 1000 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं 1000 पॉइंट्स, सो सारे उस 1000 पॉइंट्स पे कितना कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये 1000 मीटर स्क्वायर है, तो हर उसके 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे, और जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा इधर से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, और ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तो उससे जुड़ी हुई जो ये रॉड है ये भी क्या होगी, मूव होगी। तो यहाँ पर क्या है, कार को क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन और पास्कल्स लॉ। इस चीज़ को किसने बताया था, पास्कल्स ने बताया था कि अगर बड़ा सा बड़ा चीज़ को हमको लिफ्ट करना है तो अगर इसको स्मॉल फोर्स भी लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि हम लोग लिफ्ट कैसे करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर दुनिया में जो बड़ी बड़ी जो लिफ्ट का काम किया जाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए जो काम किया जाता है वो पास्कल्स लॉ पे बेस होता है। किस पे बेस होता है, पास्कल्स लॉ पे बेसिस होता है। दूसरा चीज़ ये तो उठाने के लिए हो गया, अगर दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। हमको किसी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े, दोनों को बराबर हाइट पे लाने की, तो यहाँ पर हम लोग 1 किलोग्राम वेट ना रख के कितना रखेंगे, 900 ग्राम। कितना ग्राम, 900 ग्राम। तो 0.9 सपोज फोर्स कितना लग रहा है, 0.9 न्यूटन का। कितना लग रहा है, 0.9 न्यूटन का। तो 0.9 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो यहाँ पर कितना कर देगा वो, तो जो कार 900 किलोग्राम का है उसको उठाएगा नहीं, उसको क्या करेगा, इसके बराबर में बैलेंस कर देगा। समझ आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जो रखा है ना, जितना फोर्स यहाँ चल रहा है उससे अगर कम हुआ तो क्या कर देगा, उसको लिफ्ट कर देगा। तो इस प्रकार से पास्कल्स लॉ जो होता है वो यूज़ होता है कि हैवी ऑब्जेक्ट को कैसे उठाना है। ठीक है, ठीक। नोट आप लोग वीडियो से कर सकते हो, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नोट या जो नोट्स है वो आप वीडियो से बना लेना, ठीक है, ठीक। उसमें आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, तो एक हमारा यूज़ क्या हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए यूज़ हो गया। किसके लिए हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है। अब यही जो स्ट्रक्चर है वो हमारे कार में भी लगा रहता है। किस में लगा रहता है, कार में। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि साइकिल को अगर रोकना है तो साइकिल तो 5 से 10 किलोग्राम का होता है, हैंड ब्रेक से रुक जाता है ना। बाइक जो होता है वो आपका 110 से 120 किलो का होता है, तो वो डिस्क ब्रेक वगैरह से रुक जाता है। लेकिन कार के ऊपर जो है हैंड ब्रेक या डिस्क ब्रेक काम नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कार में आप 100-110 में भी चलते रहोगे तो पता नहीं चलता है ना, और उस स्पीड पे आप कार को आसानी से रोक भी पाते हो, है ना। लेकिन उतने स्पीड पे बाइक को रोकना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर भी यही सिलेंडर और पिस्टन स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, सिलेंडर और पिस्टन स्ट्रक्चर। जो आपका ब्रेक पैडल होता है, क्या होता है, ब्रेक पैडल। तो ये ब्रेक पैडल की जगह क्या रहता है, ये वाला सिलेंडर और पिस्टन, है ना। तो ये जो आपका ब्रेक पैडल के ऊपर जब आप लोग फोर्स लगाते हो, छोटा सा एकदम ऐसे उसके ऊपर कूदते नहीं है हम लोग, थोड़ा सा ही अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये जो स्मॉल फोर्स है क्या करता है, लार्ज फोर्स क्या करता है, जनरेट करता है, लार्ज फोर्स जनरेट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, टायर के जस्ट पहले कनेक्टेड रहता है, टायर के जस्ट पहले कनेक्टेड रहता है। तो जब हम यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी जैसे 120-110 में भी चल रही है तो ये 1000 न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है और चक्के को क्या कर देता है, रोक देता है। क्या कर देता है, चक्के को रोक देता है। तो सेम स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी यूज्ड इन द हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस।
गेटिंग माई पॉइंट। मैंने ये भी बोला था कि यही सेम काम कहाँ पे भी होता है, ट्रेन में। किसमें होता है, ट्रेन। तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट है ना, उसको रोकने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ किया जाता है। आप लोग देख के आना कि हाइड्रोलिक ब्रेक ही यूज़ किया जाता है कार या ट्रेन में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है हमारा है, सॉरी हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। वो क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना। हम लोग जो ब्रेक्स यूज कर रहे हैं कौन सा ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीसरा है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस कैसे, जैसे ऐसा कौन कौन सी चीज़ है जिसमें हमको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका एलपीजी में जो गैस डल रहता है, क्या डला रहता है, गैस। वो टोटल वेट उसका 30 किलोग्राम के आसपास होता है ना। जैसे गैस, उसको एलपीजी फुल फॉर्म क्या है उसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मतलब वो ओरिजिनली क्या रहता है, लिक्विड रहता है। क्या रहता है, सॉरी, ओरिजिनली वो क्या रहता है, गैस रहता है। क्या रहता है, गैस। लेकिन जब उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड। इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ओरिजिनली वो गैस रहता है। क्यों गैस रहता है, क्योंकि वो ब्यूटेन गैस रहता है। क्या रहता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और प्रोपेन प्लस ब्यूटेन तो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है नेचुरली। किस फॉर्म में अवेलेबल है, गैस के फॉर्म में। तो जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड। तो वो प्रेस होता है। क्या होता है, प्रेस। तो वो काम भी ये होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन, जैसे सपोज आपको 1000 टन कॉटन भेजना है किसी दूसरे कंट्री को, तो 1000 टन कॉटन कितना हो जाएगा, देखो नेचुरली कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि वो जहाज़ से बड़ा साइज हो जाए उसका, है ना। तो अपने को उसको इस प्रकार से प्रेस करना है कि उसका जो साइज है वो अपने जहाज में आ जाए, जहाज में आ जाए। ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो सेम स्ट्रक्चर जो अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड, उसको क्या किया जाता है, डाउनवर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डाउनवर्ड। समझ पा रहे हैं, ये उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। यहाँ पर आपका पूरा जो है कॉटन का जितना मटेरियल है, कॉटन का जितना मटेरियल है ये रख दिया गया है। कॉटन का मटेरियल पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा 1000 टन है। इसको क्या कर दिया गया, उल्टा। क्या कर दिया गया, उल्टा। तो यहाँ पर जब जितना फोर्स लगाते हैं उसका 1000 टाइम्स क्या लगता है इसके ऊपर। मतलब ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। तो ये वाला फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। ऐसे रोटेट, समझ पा रहे हो ना। इसको उल्टा कर दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ गया ये वाला, है ना। तो जितना फोर्स लगाते हैं फिर यहाँ पर उसका 1000 टाइम्स ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है और वो कॉटन को क्या कर देता है, दबा देता है, प्रेस कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है। अब इसमें एक बात ये आ सकता है कि भाई ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे हैं, है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ, है ना। जैसे हम लोग हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं और एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए, F1 L1 = F2 L2 ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए रीज़न क्या है कि भाई ज़्यादा फोर्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से वर्क डन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, देखो यहाँ से देखो, आपने F2 कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन। कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन इंटू L2, है ना। तो F1 आपका कितना जनरेट हो रहा है, 1000। कितना जनरेट हो रहा है, 1000 इंटू L1 हो रहा है। तो देखो इसमें बैलेंस कैसे हो पाएगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको हम लोग 1 किलोग्राम ही दबाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से फिट करते हैं कि हम 1 किलोग्राम दबाने से ही इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 1000 mm²। कितना हो जाता है, 1000 mm²। सपोज अभी मैं यूनिट क्या ले रहा हूँ, mm। तो 1 किलोग्राम प्रेस करने से कितना, 1 किलोग्राम मास रखने से इसमें फोर्स लगा 1 न्यूटन का, उसके कारण से आपका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1000 मीटर²। क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, कम था। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, कम था। तो होता है ना कि भाई बड़े स्प्रिंग को दबाएंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, छोटे स्प्रिंग को दबाएंगे तो कम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक छल्ले को ऐसे हाथ से मारूं, है ना,
तो वो हो सकता है बहुत दूर तक चले जाए, है ना, लेकिन उसी की जगह मैं बड़ा पत्थर मारूंगा तो जाएगा क्या? नहीं। तो 1 न्यूटन का फोर्स ऐसा कर रहा है कि इसको 1000 mm² क्या करा दे रहा है? डिस्प्लेस करा दे रहा है। डिस्प्लेस मतलब ये इसका जो मूवमेंट है कितना होगा? 1000 मीटर²। 1000 मीटर² के बराबर मतलब 100 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये अगर 100 सेंटीमीटर हो गया तो कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 1 mm²। कितना होना चाहिए? 1 mm²। समझ आया? 1 mm²। इज इट विजिबल इन वीडियो? 1 mm²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 1000 फोर्स लगा तो इसका क्या हो गया? 1 mm²। ये 1 है और इधर जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1000 mm²। तो हाँ ठीक है, तो जिधर फोर्स कम उधर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, जिधर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उधर फोर्स कम। ठीक है, तो 1000 बराबर 1000। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L2 अपॉन L1। मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स कम तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, या डिस्प्लेसमेंट कम तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स कम तो अगेन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। सो देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फॉर कीपिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ आए आप लोग को? ठीक है, अब हम लोग पास्कल्स लॉ को समझेंगे कि हम लोग ग्रेविटी को लेके हम लोग पास्कल्स लॉ को कैसे कंसिडर करते हैं कि पास्कल्स लॉ लेने से ग्रेविटेशनल ग्रेविटी लेने से पास्कल्स लॉ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी विल कंसिडर द प्रेशर विथ ग्रेविटी, है ना। अभी तक हम लोग प्रेशर को विदाउट ग्रेविटी कंसिडर किए, अब ग्रेविटी के कारण कैसे से जो प्रेशर में वेरिएशन होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर विथ ग्रेविटी, प्रेशर विथ ग्रेविटी, प्रेशर विथ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई कंटेनर लेते हैं, ये हो गया हमारा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, ठीक है, इसमें पूरा लिक्विड या फ्लूइड जो है फिल है, लिक्विड ही मान लेते हैं अभी, फ्लूइड में लिक्विड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक सिलेंडर रखते हैं। क्या रखते हैं? सिलेंडर, अगेन सिलेंडर। ठीक, ये सिलेंडर हो गया, है ना। और इस सिलेंडर के अंदर भी क्या रखा हुआ है? वाटर है। क्या है? वाटर है, वाटर या कोई भी लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, तो इस सिलेंडर पे ग्रेविटी के कारण कुछ फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। ग्रेविटी के कारण क्या है? ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो फोर्स लगेगा और फोर्स को पर यूनिट एरिया कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि इस कंटेनर का जो अपर लेवल है उससे जो इसका हाइट है कितना है? H1 है। कितना है? H1 अपर सरफेस, है ना। और जो लोअर सरफेस है वो कितना है? H2। और H2 माइनस H1 को मैंने क्या बोल दिया है? H2 माइनस H1 को बोल दिया है H। क्या बोल दिया है? H। ठीक है, तो इस ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ इस सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इस कंटेनर के अंदर, इफ इट इज केप्ट इनसाइड द कंटेनर, व्हाट विल बी द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इनसाइड दिस सिलेंडर। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, है ना, वो फोर्स कितने के बराबर होगा बताओ? फोर्स कितना फोर्स हो जाएगा? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना होता है? m इंटू जी, m इंटू जी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखो डेंसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है कि डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से मैं मास क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम
इंटू जी, ठीक है, दिस इज फोर्स। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया रो, ठीक है, तो दिस इज रो। वॉल्यूम को हम लोग फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो जी एच। तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर ऑन ए सिलेंडर कितना हो जाएगा, रो जी एच। ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर प्रेशर विथ ग्रेविटी, तो कैसे, जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, हम लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला लिखा था, वाटर के लिए लिखा था, सी वाटर के लिए लिखा था, मर्क्यूरी के लिए लिखा था। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगा, मतलब अंदर की तरफ अगर ज़्यादा डेंस फ्लूइड रखा रहेगा तो उसके ऊपर प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा, और हाइट के साथ भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, है ना। तो ये जो प्रेशर है सिर्फ किसके कारण से है, इस सिलेंडर के कारण से है। ये जो प्रेशर हम लोग जो कैलकुलेट किया इनसाइड द लिक्विड, ये सिर्फ सिलेंडर के कारण से है। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर ओनली, सिलेंडर ओनली, मतलब ये सिलेंडर के कारण अंदर की तरफ जो फ्लूइड रखा था उसके कारण से बस प्रेशर है ना। तो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर ओनली एट बॉटम ऑफ सिलेंडर, एट बॉटम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना पड़ रहा है, इस पॉइंट पे हमारा पड़ रहा है रो जी एच, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इसके ऊपर किसके किसके कारण से हो जाएगा, टोटल प्रेशर, है ना। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, इसमें सिर्फ ये किसके कारण से था, इस कंटेनर के कारण से, किसके कारण से था, कंटेनर के कारण, ठीक है। सिलेंडर ओनली, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके कारण से था, ये कंटेनर के फ्लूइड के कारण, ये जो फ्लूइड है इसके कारण से बस इसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, समझ आ रहा है। इस सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, ये जो इक्वेशन आया वो किसके कारण से है, ये पूरे कंटेनर के कारण से, किसके कारण से, कंटेनर के कारण। लेकिन एटमॉस्फेयर का भी अपना प्रेशर है, किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे है कि जैसे ये अर्थ है, क्या है, अर्थ, तो इसके चारों तरफ क्या है, पार्टिकल्स हैं गैस के, क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं चारों तरफ, है ना। तो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ये भी क्या लगाते हैं, प्रेशर, जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर पड़ रहा है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी नॉट, क्या बोल देता हूँ, पी नॉट। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू कंटेनर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना हो जाएगा, रो जी एच प्लस इसको ले लेते हैं पी नॉट। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, रो जी एच पी नॉट, है ना। अगर हमको इसको बॉटम पे लेना है, कहाँ पे लेना है, बॉटम पे, तो सरफेस से लेके बॉटम तक का कितना हो जाएगा, हाइट h2, कितना हो जाएगा, h2, है ना। ये अभी कितने के ऊपर, इतने हाइट के लिए, मतलब इतने हाइट पे टोटल इतना प्रेशर लग रहा है, रो जी एच क्या है यहाँ पे, h2 माइनस h1। लेकिन इसी को सिर्फ हमको बॉटम पे पूछे तो क्या हो जाएगा, रो जी h2 प्लस पी नॉट। इसी को अगर टॉप पे पूछे तो क्या हो जाएगा, रो जी h1 प्लस पी नॉट, है ना, समझ गए। पूरा सिलेंडर के ऊपर पूछे तो h लेना है, सरफेस पे पूछेगा तो यहाँ से हाइट कितना है, h1, यहाँ से हाइट कितना है, h2, ठीक है। तो हमने टोटल प्रेशर को क्या कंसीडर किया है कि एक कंटेनर में जितना फ्लूइड भरा है उसके कारण से, प्लस
एटमॉस्फेयर के कारण से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है तो आप लोग सिकुड़ क्यों नहीं जा रहे? प्रेशर पड़ने से कोई चीज़ सिकुड़ता है ना, ज़्यादा प्रेशर करने से। अभी बताया कि गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर फैले हुए थे, तो पास पास आ गए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो आप लोग सिकुड़ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए नहीं सिकुड़ रहे हो क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी एयर है। क्या है? एयर है ना, क्योंकि आप ऑक्सीजन नाक के द्वारा ले रहे हो। तो उन्होंने भी, उस गैस में भी, उस ऑक्सीजन ने भी उतना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या किया हुआ है? डेवलप किया हुआ है। और उतना एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से लग रहा है, उतना अंदर से लग रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? बैलेंस। क्या कर दे रहे हैं? बैलेंस। जैसे कि आप लोगों को वो पता होगा, स्कूबा डाइविंग के बारे में जानते हैं? स्कूबा डाइविंग के द्वारा तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र में या किसी पानी में अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है? प्रेशर इंक्रीज हो। इसके बारे में थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर एट, सो दिस इज द टोटल प्रेशर एट लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर, दिस इज द टोटल प्रेशर एट अपर सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। तो इस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड कॉलम बोलते हैं। कंटेनर को क्या बोलते हैं? लिक्विड कॉलम, है ना। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा H2 rho g प्लस P0 माइनस H1 rho g माइनस P0। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मतलब क्या है? लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है? h। कितना है? h, है ना। तो हम लोगों ने पहले लोअर का कैलकुलेट कर लिया और फिर अपर का कैलकुलेट कर दिया और दोनों को क्या कर दिया? माइनस। ऐसे लिख सकते हो, पहले इसको पहले ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब लोअर पे हमेशा क्या होगा? ज़्यादा, अपर पे क्या होगा? कम, क्योंकि लोअर का हाइट क्या है? ज़्यादा है। लोअर का हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2 rho g प्लस P0 माइनस H1 rho g माइनस P0। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो H2 rho g माइनस H1 rho g। ठीक है, तो rho g कॉमन निकल जाएगा, H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 को क्या लिखे थे हम लोग? H। क्या लिखे थे? H, रो जी H। ठीक है, तो उस कंटेनर के कारण फाइनली कितना आया? रो जी एच, जो हमारा पहले आया हुआ था। तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्या कैंसिल हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। मतलब जैसे हमने सिलेंडर था, तो देखो यहाँ पे कैंसिल हुआ है ना, सिलेंडर के ऊपर सरफेस पे लिए और नीचे सरफेस पे लिए, तो दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे पड़ रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पॉइंट पे पड़ रहा है, ऊपर पे भी पड़ रहा है, नीचे भी पड़ रहा है, नीचे भी पड़ रहा है। तो किसी दो पॉइंट पे लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फाइनली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो ओरिजिनल जो प्रेशर आएगा वो किसके कारण से आएगा? हाइट के कारण से। किसके कारण से आएगा? हाइट के कारण से। जैसे यहाँ पर H किसके बराबर है? H2 माइनस H1। तो जैसे जैसे मैं जितना नीचे जाते जाऊँगा, H2 की वैल्यू क्या होती जाएगी? मेरी बढ़ती जाएगी। H2 की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना। तो जब H2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मेरा ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि H2 माइनस H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना। सो लिख सकते हैं अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी देखो, जब हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किए थे तो हम लोग ये बोले थे इसकी सभी जगह सेम होता है। सभी जगह सेम होता है कहने का मतलब पूरा लिक्विड कॉलम रखा हुआ था तो ऊपर में भी सेम होगा, नीचे भी सेम होगा, साइड में भी सेम होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में भी सेम होगा। लेकिन जब हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो उसके कारण से क्या हो रहा है? हाइट के साथ क्या हो रहा है? प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? हाइट के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ प्रेशर
द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीज। तो जो पास्कल्स लॉ है वो किसके लिए है? जब हम लोग ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं तो क्या आता है कि हाइट के साथ प्रेशर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अंडर ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट। हाइट मतलब डेप्थ है, हाइट का मतलब क्या है? डेप्थ, ठीक है। बट एट हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन्स द सेम। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। बट हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या रहता है? रिमेन सेम। ये रिमेन है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम, ये पॉइंट समझे। ठीक है। तो पास्कल्स लॉ के अनुसार जब ये सिलेंडर रखा हुआ था, है ना, सिलेंडर रखा हुआ था, ठीक है, तो पहले क्या था कि इस पॉइंट पे अगर 10 पास्कल का फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर 10 लग रहा है, यहाँ पर 10 लग रहा है, यहाँ पर 10। लेकिन अभी क्या हो रहा है? जैसे जैसे हाइट या डेप्थ आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्रेशर की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, है ना। तो जैसे अब हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? बट हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम का मतलब है कि जैसे ये यहाँ से सपोज 10 मीटर पे है, कितने है? 10 मीटर पे। तो ये जितना 10 मीटर वाला पॉइंट रहेगा, ये 10 मीटर वाला जैसे लेयर है, पानी का लेयर है या फ्लूइड का, तो इस पॉइंट पर सारा प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। उस पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अगेन जैसे यहाँ पर 10 मीटर पे सपोज प्रेशर की वैल्यू 10 पास्कल है, कितना है? 10 पास्कल, है ना। तो सपोज यहाँ पर आपने 20 मीटर आए, कितना है? 20 मीटर, है ना, 20 मीटर नीचे आए, तो अगेन 20 मीटर पर इस पूरे लेवल पे, इस लेवल पे, है ना, इस पूरे लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो एक ही लेवल पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट नहीं होती। यहाँ पर लिखे बट हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू एट एवरी पॉइंट क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, समझ आए? ठीक है, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ 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 हाँ, कोई भी सब के लिए एक पर्टिकुलर लेयर पे। तो अब यहाँ पे पूरा सेम न रह के जब हम ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहेगा। जैसे आप एक गहराई पे जाओगे, ऊपर लेवल से नीचे गहराई पर, है ना, तो उस लेवल पे पूरे, जैसे तालाब है तो तालाब के अंदर उस लेवल पे पूरा पूरा प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब वर्टिकल तो सेम नहीं है, वर्टिकल तो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। प्रेशर क्या होते जा रहा है? इंक्रीज। बट जैसे आपने सपोज तालाब या जो डैम है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, तो इस लेवल पे आप ऊपर लेवल से अंदर लेवल पे स्विम कर रहे हैं या किसी कारण से आप लोग अंदर घूम रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। एक पॉइंट पे ग्रेविटी, वो तो ऊपर की तरफ ऊपर जाते समय, ठीक है। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर लेंगे। दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब लेयर्स ऑफ एयर। So this is the pressure created by the atmosphere on the surface of Earth.
ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में हम लोग फिर एटीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीएम। तो 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू द सी लेवल, विथ रेफरेंस टू सी लेवल, क्योंकि जो सबसे नीचे का लेवल जो है अर्थ सरफेस तो कौन सा है, सी लेवल है ना। तो एटीएम की वैल्यू याद रखना है कि इसको कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। जैसे आप लोग को अभी मैं प्रेशर के एग्जांपल बताते जाऊंगा, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो लोग जैसे इंडियन आर्मी में हों चाहे इंडियन नेवी में हों, है ना, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों पढ़े हैं पता है आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली जैसे पनडुब्बी होता है, क्या होता है, पनडुब्बी जो कि समुद्र में होता है, उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, कितना फोर्स पड़ता है, तो उसको कैलकुलेट करके कितना प्रेशर पड़ रहा है या कितना फोर्स पड़ रहा है उस हिसाब से उसके जो सरफेस हैं उतने रोबस्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रोबस्ट। अगर उसको प्रेशर और फोर्स कैलकुलेट नहीं किया और पनडुब्बी सपोज ऊपर के सरफेस से नीचे की तरफ 1 किलोमीटर नीचे चला गया, है ना, हमको पता ही नहीं, हम सोचे कि भाई पास्कल्स लॉ से सब जगह प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है ना। हमने ऊपर के लेयर के हिसाब से हमने पनडुब्बी डिजाइन करी, अंदर जाते जाते क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पूरा पानी अंदर घुस जाएगा पनडुब्बी के अंदर, मतलब उसका विंडो फूट जाएगा, है ना, उसका पूरा जो आउटर जो कवर है वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा पानी अंदर घुस जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ग्रेविटी को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो जो चीज़ें पानी के अंदर है उसके ऊपर पहले तो प्रेशर नापा जाता है कि कितना प्रेशर झेल सकता है और कितने इसको डेप्थ तक जाना है, उसके हिसाब से उसका जो लेयर है उसको डिज़ाइन किया जाता है, कितना रोबस्ट डिज़ाइन करना है ना। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर एयर है, ऑक्सीजन ले रहे हो, है ना, तो जैसे क्या होता है कि स्कूबा डाइविंग जब भी होता है, स्कूबा डाइविंग कब होता है, जब कोई जैसे बहुत सारे कोई एयरक्राफ्ट वगैरह किसी समुद्र वगैरह में गिर जाता है, ऐसा होता है, दुर्घटना होता है जिसमें एयरक्राफ्ट एरोप्लेन समुद्र के अंदर चला जाता है, तो कौन ढूंढता है, फाइनली स्कूबा डाइविंग करते हैं। समुद्र में क्या करते हैं, एरोप्लेन से स्कूबा डाइवर्स को छोड़ा जाता है ना। स्कूबा डाइवर्स को छोड़ा जाता है तो स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट भी क्या होगा, संकुचित होगा, उनके जो ब्लड वेजल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, संकुचित, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा संकुचित होकर क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वो संकुचित हो जाएगा। तो फिर जैसे ये हमारा पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है ना, ये हमारा ब्लड जा रहा है, ये पूरा संकुचित होकर चिपक गया तो ब्लड जा पाएगा क्या, नहीं, हमारी डेथ हो जाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाया हमारा। तो स्कूबा डाइवर्स लोग क्या लेके जाते हैं, अपने साथ एक मास्क रखते हैं और अपने साथ एक सिलेंडर रखते हैं, क्या रखते हैं, सिलेंडर। जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते हैं तो प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उनको एडवाइस रहता है कि हर 10 मीटर नीचे जाने पर उनको अपना जो सिलेंडर है उसको क्या करना है, वेरी करना है। तो वो क्या करते हैं, जैसे 10 मीटर नीचे जाते हैं तो सिलेंडर को घुमा के 10 मीटर खोलते हैं, अंदर प्रेशर बढ़ा तो वो अपने बॉडी के अंदर का भी प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। समझ आया, बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है उसको भी बढ़ा, उसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता, है ना। तो प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों ने एक तो प्रेशर जब नीचे गए हैं तो प्रेशर बढ़ा के रखे हैं, अब ऊपर आएंगे तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो 10 मीटर ऊपर आते हैं प्रेशर को कम करना पड़ेगा। क्यों प्रेशर को कम करना पड़ेगा, जैसे ऊपर आया है ना, तो ऊपर आया तो पानी का तो प्रेशर कितना है, कम हो गया, पानी का प्रेशर क्या हो गया, कम, है ना। अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ब्लड वेसल्स क्या होने लगेंगे, फटने लग जाएंगे, क्या होने लगेंगे, फटने, हार्ट भी क्या होने लगेगा, फटने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए जैसे जैसे वो ऊपर आते रहते हैं, है ना, वो प्रेशर को क्या करते रहते हैं, रिड्यूस, और हमेशा वो लोग मुंह से सांस लेते हैं और हमेशा मुंह से सांस छोड़ते रहते हैं, इस टाइप से कुछ उन लोगों को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ऊपर आते रहते हैं ना तो वो लोग हमेशा मुंह से सांस छोड़ते रहते हैं ताकि उनका प्रेशर, अंदर का प्रेशर क्या होता रहे, कम होते रहे, है ना। और कम से कम जब वो बाहर निकलते हैं पानी से तब वो कंटिन्यूसली 20 बार कम से कम मुंह से सांस छोड़ते रहते हैं ताकि अंदर का प्रेशर क्या हो सके, नॉर्मल प्रेशर में आ सके, है ना। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि जैसे माउंटेन्स की तरफ आप जाते हो, माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो अपने
आपके नाक से ब्लड निकलने लग जाता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है, जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होते जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों होता है। पहले आप यहाँ पे थे तो पूरा हवा का दबाव था, जितना एयर है उतना दबाव था। अब आप ऊपर चले गए हो तो आधा जो एयर है उसका दबाव पड़ेगा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम। बॉडी का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो ब्लड वेजल्स क्या हो गए, फट गए। तो आपका नाक का वेजल फट गया, कहीं का वेजल फट गया, इसलिए क्या हो जाता है, ब्लड निकलने लग जाते हैं। तो याद रखना, ऊपर की तरफ जाते हैं, पूरा लेयर बना है ना एटमॉस्फेयर का। तो आप जैसे यहाँ से एटमॉस्फेयर का लेयर कितना है, 8 किलोमीटर तक, कितना हो गया 8। तो आप सपोज 4 किलोमीटर ऊपर चले गए, कितना चले गए, 4 किलोमीटर, या माउंट एवरेस्ट तक भी चले गए तो 1 किलोमीटर, हाँ, और 8 किलोमीटर हो गया। इसीलिए देखना कि जो माउंटेन्स में जाते हैं वो अपने साथ सिलेंडर और मास्क रखे रहते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, बॉडी का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, तो उनका क्या हो जाता है, डेथ। इसलिए सिलेंडर और जो उस समय का पिस्टन है वो जो भी मास्क लगा रहे हो तो एकदम परफेक्टली काम करना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी खराब हुआ मतलब वो आदमी निपट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। स्कूबा डाइविंग में पर्टिकुलर जब समुद्र के अंदर जाए, चाहे जो पर्वतारोही बोलते हैं, माउंटेनर्स जो जाते हैं, वो लोग बिल्कुल सिलेंडर, गैस का सिलेंडर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा समझ आया आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और छोटा सा कुछ टॉपिक करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 1 atm जो प्रेशर है एग्जैक्टली मेज़र कैसे होता है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र किससे करते हैं, उसके लिए कौन सा मेटल्स यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी। क्या मर्क्यूरी का हेड जहाँ तक जाता है आपको ब्लड प्रेशर क्या है वहीं तक है ना, प्रेस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूज़ करने के लिए मर्क्यूरी का ही यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर भी प्रेशर यूज़ करने का मशीन है, वहाँ पर भी मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है। तो फोर्स ऑफ प्रेशर बाई एटमॉस्फेयर कितना होता है, फोर्स ऑफ प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है प्रेशर बाई मर्क्यूरी कॉलम, तो प्रेशर बाय, समझ आए कॉलम किसको बोल रहे हैं, वो जो पतली सी जो रॉड से बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं ना। जैसे मैंने लिक्विड कॉलम बोला था वही है, मर्क्यूरी कॉलम भी एक लिक्विड कॉलम है ना। तो प्रेशर बाय मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। तो 1 atm किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स को पर यूनिट एरिया में नाप दें तो वही क्या बन जाता है, प्रेशर। अगर टोटल एरिया में नापते तो वही क्या बन जाता है, फोर्स, ठीक है। तो ये कितना होता है, mg, कितना होता है, mg एरिया, है ना। तो ये हो गया आपका mg और ये क्या हो गया आपका एरिया, है ना। m को फिर कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में, है ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g अपॉन a, है ना। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू g अपॉन a। एरिया, ये भी एरिया है, एरिया और एरिया क्या हो गया, कैंसर। तो मैथमेटिकली ऐसा देखा जाए तो 1 atm जो प्रेशर होता है, 1 atm जो प्रेशर होता है वो भी रो GH के बराबर होता है, 1 atm प्रेशर भी रो GH के बराबर होता है ना। तो इसको बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है, ठीक है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, तो प्रैक्टिकल यूनिट कहने का मतलब है कि भाई प्रेशर मेजर हम लोग कैसे करते हैं। तो मर्क्यूरी डाले हुए, मर्क्यूरी कॉलम में मर्क्यूरी का हाइट जहाँ तक जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो लिख देते हैं द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर
इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी मतलब कॉलम, है ना। उस दिन बताया था कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, विच मेटल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जितने मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं, मर्क्यूरी बस क्या है, लिक्विड, है ना। हाँ, डेंसिटी भी इसी का सबसे ज़्यादा रहता है। डेंसिटी का मतलब पर मीटर क्यूब में सबसे ज़्यादा वजन यही होता है ना। तो जैसे कि जो स्पिग्मोमीटर है जिसमें से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वो ऐसे चढ़ते जाता है, तो जहाँ तक चढ़ता है वहाँ तक आपका ब्लड प्रेशर रहता है ना। तो उसी प्रकार कि प्रेशर को कहाँ से मेजर करेंगे, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, तो लिखेंगे एट सी लेवल the value of atmospheric pressure is कितना रहता है, is equal to 760 mm। मतलब अगर आप लोग सी लेवल पे अगर प्रेशर नापोगे तो मर्क्यूरी कहाँ तक ऊपर चढ़ता है, 760 mm और 76 सेंटीमीटर, इतना ऊपर वो चढ़ेगा, है ना। तो इन एसआई सिस्टम में हम लोग बोल चुके हैं, एसआई सिस्टम में क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, रो जी एच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। तो एसआई में हमेशा पास्कल में रिप्रेजेंट करना है, किसमें करना है, पास्कल में, है ना, ठीक है, पास्कल्स में करना है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आए कि मर्क्यूरी ही क्यों डाला गया, वहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड भी तो ले सकते थे, है ना, कि भाई मर्क्यूरी ही क्यों डाला गया है ना। तो जब वाटर डाल के देखा गया, क्या डाल के देखा गया, वाटर डाल के, तो आप लोग को प्रेशर मेज़र करने के लिए सेम प्रेशर अगर मेज़र करना है तो वाटर का जो कॉलम है वो आपको 10 मीटर का बनना चाहिए। कितने मीटर का, 10 मीटर। मतलब ये 10 मीटर, ये मेरे ख्याल से ये जो रूम है ये 10 मीटर का होगा मेरे ख्याल से। कितना होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इतना, अगर मान लो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ दरवाजा कभी नाप लिया, मान लो कि, है ना, तो भाई अगर प्रेशर मेजर करना है तो फिर उसके लिए 2-3 आदमी चाहिए, फिर उस लिक्विड कॉलम को उठाने के लिए, है ना। कुछ सिंपली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसके टूटने का डर रहेगा। यहाँ से इतना बड़ा अगर लिक्विड कॉलम है, और जनरली ग्लास का बना होता है, किसका बना होता है, ग्लास, तो उसका टूटने का डर है। दूसरा ये है कि उसको सेफ रखने के लिए बहुत हाई फैसिलिटी चाहिए, है ना, और 2-3 आदमी उसको पकड़ के रखना चाहिए। तो ये पाया गया कि वाटर को, अगर वाटर का लिक्विड लिया जाएगा, है ना, तो उसके लिए हमारा जो लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। लेकिन वही जो है आपका मर्क्यूरी का कॉलम लिया गया तो सिंपल तो छोटा सा हम लोग रखेंगे, उसमें भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर वाटर कॉलम लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर कॉलम, तो उस समय हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं, देखो ये हमको पता है इन केस ऑफ वाटर, है ना। तो अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेंसिटी किसकी रहेगी, मर्क्यूरी की, जी और एच जो भी एक हाइट है वो ले लेंगे, है ना। उस पर हमारा इतना वैल्यू निकल के आता है, इतना वैल्यू निकल के आता है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं वाटर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिखाया हूँ मैं, याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ को आपको। वाटर के अंदर कितना होता है, सी वाटर का कितना रहता है, मर्क्यूरी का कितना रहता है, गैस का कितना रहता है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी कितना होता है, 10 ले लेते हैं अप्रॉक्स, और हाइट हमको निकालना है, हाइट हमको निकालना है। तो इसको भी मैं क्या कर लेते हैं, 1 × 10⁵ कर लेता हूँ, 1 × 10⁵। तो ये कितना बना, देखो 10⁴ इंटू हाइट, सॉरी ये हो गया 10⁴ इंटू हाइट इज इक्वल टू 10⁵। तो यहाँ से देखो हाइट कितना निकल जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 10⁵ अपॉन 10⁴, ठीक है। तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब अगर आप लिक्विड कॉलम में वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, लिक्विड कॉलम में वाटर, तो उस जगह पर आपको हाइट या लेंथ जो है 10 मीटर का रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, मर्क्यूरी, क्या लेते हैं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लेने से हमारा जो है काम
छोटे से हो जाता है, मतलब कम में बम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मर्क्यूरी कॉलम यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू मेक अ बैरोमीटर, हाँ, और जो बना रहता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, यूजिंग ग्लास कॉलम, सो इट्स हाइट शुड बी मोर देन 10 मीटर, ये मिनिमम हाइट है, क्या है, मिनिमम हाइट। सो इफ वी टेक अ लिक्विड ऑफ वाटर, so the height of barometer should be at least 10 meter. That's why it is not feasible, not easy to keep safe. That's why we don't use the water as a liquid. Okay, so we generally use the mercury for measuring the pressure, है ना, and the pressure measurement device is called the barometer, है ना, ठीक। एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, है ना। अब देखो हम लोग थोड़ा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट है हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, पास्कल, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको एसआई सिस्टम में इसको यही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, इससे भी मेजर करते हैं, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ, हाँ, मर्क्यूरी कॉलम या हाइट ऑफ Hg, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ATM, क्या हो जाएगा, 1 ATM, है ना। तो ATM से भी हम लोग वो करते हैं, तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 1.013, एग्जैक्ट वैल्यू है ये, 10⁵ पास्कल, है ना। तो देखो पहले तो ये ऐसा यूनिट ये हो गया, अब ये क्या है, ATM और पास्कल में क्या रिलेशन है, ATM और पास्कल में क्या रिलेशन है ना, या ये एक 760 टॉर के बराबर भी होता है, ठीक है। फिर बार, 1 बार भी किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो बार और ATM का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट में इक्वल होता है, ये 1.013 होता है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बार और पास्कल कैसे रिलेटेड है, ATM और पास्कल कैसे रिलेटेड है ना। देन 1 मिली बार कितना हो जाएगा, कहीं कहीं पर मिली बार भी यूज किया जाता है, 1 मिली बार कितना हो जाएगा, 10⁻² पास्कल, 10⁻² पास्कल मिली बार, है ना। मिली का मतलब क्या है, 1000 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। देन एक जो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको आप लोग डेली यूज करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, PSI सुने हो, PSI क्या होता है, PSI बताओ, या कहाँ पे देखे इसका, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 1.4, कहाँ पे PSI करवाया बताओ, हाँ, टायर्स में हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं, PSI का फुल फॉर्म है पर स्क्वायर इंच। अब तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे आगे के टायर में 35 डाल देना, मतलब पर स्क्वायर इंच में, मतलब एक स्क्वायर, जैसे 1 मीटर स्क्वायर बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं ना, वैसे एक स्क्वायर इंच में कितना गैस आएगा, 35 पीछे के टायर में, और आगे के टायर में 30, तो 1 स्क्वायर इंच में। तो क्या ट्रक के लिए डिफरेंट होगा, और नहीं, न तो ट्रक के लिए डिफरेंट होगा, न तो बस के लिए डिफरेंट होगा, न बाइक के लिए डिफरेंट होगा, न साइकिल के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि आप नाप तो किस में रहे हो, पर स्क्वायर इंच में, एक यूनिट में। तो भाई पर स्क्वायर इंच में है ना, तो आपका गाड़ी का टायर जितना है, जितना एरिया है उस हिसाब से लेगा, जितना वॉल्यूम है, ठीक है।
ट्रक का टायर है तो अपने वॉल्यूम के हिसाब से लेगा, क्योंकि उसका पर स्क्वायर इंच कितना होगा, उसका पर स्क्वायर इंच क्या होगा, ज़्यादा, और इसका पर स्क्वायर इंच क्या होगा, कम। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसका पर स्क्वायर इंच में ज़्यादा गैस आएगा, इसके पर स्क्वायर इंच में कम गैस आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ट्रक में भी जो PSI होता है, बस में भी जो PSI होता है, बाइक में सब सेम होता है। सब क्या होता है, सेम, क्योंकि हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है ना, अगर एक गिलास से मैं बाल्टी में पानी डालूं और एक गिलास से थर्मस में पानी डालूं, तो 2 गिलास में थर्मस में पैक हो जाएगा, लेकिन एक गिलास पानी की वैल्यू तो वहाँ भी उतनी ही रहेगी और बाल्टी में भी उतनी ही रहेगी। तो बाल्टी को भरने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक गिलास की वैल्यू बाल्टी में भी उतना ही पानी रहेगा और थर्मस में भी उतना ही पानी रहेगा। थर्मस 2 गिलास में भर जाएगा, बाल्टी आपका हो सकता है 50 गिलास में भरे। समझ आया? लेकिन एक गिलास की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। Getting? So this is the practical unit that you should remember. Okay. So in next class we will discuss about the absolute pressure and gauge pressure. We will do some numericals also. Till then, thank you.